हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द लॉ कॉग्निशन। आज हम इस वीडियो में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर जितने भी डॉक्ट्रिन्स कवर होते हैं वो सारी डॉक्ट्रिन्स को इलैबोरेटली डील करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। तो जो फर्स्ट डॉक्ट्रिन हम आज इस वीडियो में देखने जा रहे हैं वो है डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस। डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस का अगर हम रेलेवेंट देखें तो वो है आपका सेक्शन 26। सेक्शन 26 ऑफ द एक्ट क्या बात करता है? वो बात करता है फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट की। फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट मतलब अगर कोई ट्रांसफ़र आपका हो रहा है उससे पहले अगर कोई कंडीशन अटैच्ड है ट्रांसफ़र के पहले, तो आपका वो कंडीशन को फुलफ़िल करना मैंडेट होता है ताकि वो जो ट्रांसफ़र है उसको हम इफ़ेक्ट में ला सके। मतलब कंडीशन की फुलफिलमेंट मैंडेट हो जाती है ट्रांसफ़र को इफ़ेक्ट में लाने से पहले। तो यही डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस भी बोलता है कि अगर कोई कंडीशन आपकी प्रायर अटैच्ड है ट्रांसफ़र के पहले, तो कंडीशन का फुलफिलमेंट होना इज़ दी मैंडेट क्राइटेरिया। लेकिन अब एक और पॉइंट ये है कि जो कंडीशन है वो लॉफुल होनी चाहिए। अगर आपकी कंडीशन जो है वह आपकी अनलॉफुल है या फिर इलीगल है, तो इन दैट केस ऑब्वियसली जो कंडीशन होगी वो वॉइड होगी, और जब कंडीशन ही वॉइड हो जाएगी तो आपका ट्रांसफ़र भी जो है वो अपने आप ऑटोमेटिक वॉइड हो जाएगा। तो कंडीशन शुड बी लॉफुल एंड फर्दर जो भी आपकी प्रायर कंडीशन है बिफोर ट्रांसफ़र, तो कंडीशन शुड बी फुलफिल प्रायर द ट्रांसफ़र इज टेकन इफेक्ट। ओके, तो जो अब हम नेक्स्ट डॉक्ट्रिन देखेंगे वो है डॉक्ट्रिन ऑफ परपिचुटी। इसका अगर हम देखें तो रेलिवेंट हमें मिलेगा सेक्शन 14। सेक्शन 14 बात करता है रूल अगेंस्ट परपिचुटी का। सिंपल इसका मतलब ये है इस डॉक्ट्रिन का कि आप कोई भी ट्रांसफ़र ऐसा नहीं कर सकते जो एकदम कॉन्टिन्यूस नेचर का है। परपिचुटी का मतलब होता है नेवर एंडिंग ऑन द कॉन्टिन्यूस बेसिस इनडेफिनेट टाइम पीरियड। मतलब आप कोई भी ट्रांसफ़र फॉर एन इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, ए ने ट्रांसफ़र किया प्रॉपर्टी बी को फॉर लाइफ टाइम इंटरेस्ट एंड बोला कि बी के लाइफ टाइम के बाद प्रॉपर्टी सी के पास जाएगा, सी के लाइफ टाइम के बाद प्रॉपर्टी डी के पास जाएगा, डी के लाइफ टाइम के बाद प्रॉपर्टी ई के पास जाएगा। तो इस टाइप का जो ट्रांसफ़र होगा वो ट्रांसफ़र आपका वैलिड नहीं होगा। आप ऐसा कोई भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जो आपका कहीं पे ब्रेक ही ना हो रहा है। देयर हैज़ टू बी अ ब्रेकेज, मतलब फॉर अ ट्रांसफ़र देयर हैज़ टू बी अ प्रॉपर possession and proper ownership that should be transferred. ओके, तो अब हम जो नेक्स्ट डॉक्ट्रिन अगर हम आगे बढ़े तो द नेक्स्ट डॉक्ट्रिन इज डॉक्ट्रिन ऑफ एक्यूमुलेशन। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्यूमुलेशन अगर हम देखें तो सेक्शन 17 ऑफ द एक्ट जो है वो बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्यूमुलेशन की। मतलब डायरेक्शन ऑफ फॉर एक्यूमुलेशन। इसका अगर हम मतलब देखें तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, वो जब आप ट्रांसफ़र कर रहे हो उससे अगर कोई रेंट जनरेट हो रही है, कोई इनकम जनरेट हो रहा है, तो इस इनकम के रिगार्डिंग आप कंडीशन लगा सकते हो एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र कि भैया जो ये इनकम जनरेट हो रही है ये इनकम ट्रांसफरर के पास ही रहना चाहिए। तो आप कितने टाइम पीरियड तक होगा या कैसे वो आप कंडीशन लगा सकते हो। तो दो पॉइंट है किस टाइम पीरियड तक आप लगा सकते हो। पहला 18 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, जब से ट्रांसफ़र हुआ है तब से 18 ईयर्स तक। दूसरा टिल द लाइफ टाइम ऑफ ट्रांसफरर। अब ये दोनों में से आप रैंडमली कोई कंडीशन नहीं लगा सकते। विच एवर कंडीशन इज रनिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड वो कंडीशन आपका वैलिड होगा। मतलब अगर ट्रांसफरर चाहे कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के बाद भी ही शुड गेट सम इनकम फ्रॉम द इनकम जनरेटेड फ्रॉम द प्रॉपर्टी, तो वो ये कंडीशन लगा सकता है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम इस सिचुएशन को देखें, सपोज़ 2020 में एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई है, ठीक है। अब ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया, ए यहाँ पे ट्रांसफरर हो गया। अब ए ने ये कंडीशन लगा दी है कि 18 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र एंड टिल द लाइफ टाइम ऑफ ट्रांसफरर विच एवर इज़ लॉन्गर। तो सपोज करते हैं हम 2030 में ट्रांसफरर की डेथ हो जाती है, ए की डेथ हो जाती है। तो अब इन दिस केस अगर हम देखें तो लाइफ टाइम का अगर हम बात करें तो वो 10 ईयर्स ही हुआ, और जो दूसरा कंडीशन था दैट वाज ऑफ 18 ईयर्स। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी से जो इनकम जनरेट हो रही है 10 साल तक तो ट्रांसफरर को मिलेगी, रिमेनिंग 8 ईयर्स जो है वो उसके एयर के पास जाएगी। मतलब टिल 2038 तक प्रॉपर्टी से जो इनकम आ रही है वो ट्रांसफरर और ट्रांसफरर के एयर के पास जाएगी। वही अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेके देखें कि ट्रांसफरर ने ट्रांसफ़र किया 2020 में बट ही डाइड 2040 में, तो इन दिस सिचुएशन क्या होगा, 18 ईयर्स आपको कब फिनिश हो रहा है 2038 में, लेकिन 2 साल और सर्वाइव किए, तो जो सेकेंड कंडीशन है हमारा टिल द लाइफ ऑफ ट्रांसफरर वो लॉन्गर पीरियड तक है। तो टिल 2040
आपके प्रॉपर्टी से जो इनकम जनरेट हो रही है वो ट्रांसफरर आराम से इंजॉय कर सकता है। दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ एक्यूमुलेशन। फर्दर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट डॉक्ट्रिन विच टॉक्स अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ एसेलरेशन। ये अगर हम देखें तो ये हमारा सेक्शन 27 में कवर होता है। सेक्शन 27 बोलता है वेन एवर ट्रांसफर इज बीइंग मेड, कंडीशन इज पुट दैट इफ द कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड प्रॉपर्टी वुड गो टू द थर्ड पर्सन। मतलब अगर आपका जब ट्रांसफ़र हो रहा है तब अगर ये कंडीशन लगाया गया है कि अगर कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुआ तो प्रॉपर्टी जो है वो थर्ड पर्सन के पास चल जाएगी। मतलब प्रॉपर्टी एक पर्सन से एक्सिलरेट होके किसी दूसरे आदमी के पास चली जाएगी। ये आपका सेक्शन 27 बोलता है और यही आपको डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सिलरेशन बोलता है कि जो कंडीशन इम्पोज की गई है उसको आपको फुलफिल करना मैंडेट है। अगर आप ये कंडीशन फुलफिल नहीं करोगे तो ये प्रॉपर्टी आपसे किसी दूसरे इंसान के पास ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसमें अगर अब हम एग्जाम्पल देखें तो फॉर एग्जाम्पल एक ने आया है कि अगर बी अपने लाइफ में कभी भी मैरी करेगा तो ये प्रॉपर्टी जो है डायरेक्ट सीधे ट्रांसफ़र हो जाएगी, एक्सेलरेट हो जाएगी सी के पास। तो अब इन दिस सिचुएशन द मोमेंट बी मैरीज, जैसे ही बी मैरी करेगा किसी से भी, वो जो प्रॉपर्टी है वो चली जाएगी सीधे सी के पास और ये जो प्रायर ट्रांसफ़र हुआ है वो एक तरह से फेल हो जाएगा। दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन। Moving ahead with next doctrine, it is doctrine of election. Doctrine of election जो है वो सेक्शन 35 में आता है, जिसको हम रीड करते हैं सेक्शन 182 टू 190 ऑफ ISA इंडियन सक्सेशन एक्ट के साथ। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन में कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझना डिफिकल्ट होता है, बट इसको अगर हम समझे इसमें 3 पार्टीज होती है। इसमें जो ट्रांसफरर होता है वो बेसिकली द रियल ओनर नहीं होता है, वो किसी के बिहाफ में या एज अ ब्रोकर वी कुड से वो क्या करता है, ट्रांसफरी को ढूंढता है, उसे ट्रांसफ़र करता है प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पे जो रियल ओनर होता है उसके पास ऑप्शन होता है कि वो या तो ये जो ट्रांसफ़र की गई है प्रॉपर्टी को उसको या तो वो इलेक्ट करे या फिर रिजेक्ट करे। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट का जो टाइम है वो 1 ईयर का टाइम पीरियड है। 1 ईयर के अंदर ओनर जो है, एक्चुअल ओनर जो है प्रॉपर्टी को, उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या वो ये ट्रांसफ़र को इलेक्ट कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है। अगर वो 1 ईयर के अंदर कोई डिसीजन नहीं देता है तो ये डीम कर लिया जाएगा, ये मान लिया जाएगा कि उसने इलेक्ट कर लिया है। अब अगर उसने जब इलेक्ट कर लिया है तब तो ये वैलिड ट्रांसफ़र है, बट इफ़ जो ओनर है वो रिजेक्ट कर देता है तो जो ट्रांसफरी है उसे हम बोलेंगे डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी। और डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी के पास कुछ बेनिफिट्स दी गई है TPA के अंदर कि वो क्या कर सकता है, जितना भी अगर सपोज़ उसने कोई पेमेंट किया है ट्रांसफरर को तो वो पेमेंट वो रिकवर कर सकता है। एंड देयर आर सेवरल अदर बेनिफिट्स दैट इज गिवन टू डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन बेसिकली ये बोलता है कि ओनर के पास ये राइट है वेदर टू इलेक्ट और टू रिजेक्ट जो ट्रांसफ़र हुआ है ट्रांसफरर द्वारा ट्रांसफरी को। ठीक है, दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन एंड ये सेक्शन 35 में दिया है। ओके, नाउ मूविंग अहेड विद डॉक्ट्रिन ऑफ अपोर्शनमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ अपोर्शनमेंट जो है वो सेक्शन 36 एंड 37 में कवर हो जाता है। ये 2 तरह से अपोर्शनमेंट होता है, दैट इज अपोर्शनमेंट बाय टाइम एंड अपोर्शनमेंट बाय स्टेट। पहली बात तो अपोर्शनमेंट होता है अगर ट्रांसफ़र जो हुआ है उससे कोई इनकम जनरेट हुई है। फॉर एग्जांपल ए का एक प्रॉपर्टी था जो रेंट में दिया हुआ था। ठीक है, उसने बी को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया तो कोई एक पर्टिकुलर डेट को किया होगा, या तो 15 अगस्त, 15 जनवरी, कभी भी 20 जनवरी, 25 अगस्त, कभी भी कोई एक पर्टिकुलर डेट को ट्रांसफ़र किया होगा। तो उस ट्रांसफ़र के टाइम पे भी रेंट तो आई होगी उस पर्टिकुलर मंथ में, तो उस रेंट को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ट्रांसफरर और ट्रांसफरी के बीच में, तो उसको हम बोलते हैं अपोर्शनमेंट। और वो 2 तरह से हुई है, टाइम बेसिस या स्टेट बेसिस। टाइम के बेसिस पे हो रहा है तो हम सेक्शन 36 में देखेंगे और वो ऐसे होगा कि सपोज करो प्रॉपर्टी जो है वो 15 अगस्त को सेल हुई है। ठीक है, तो 15 अगस्त के पहले 15 दिन थे, तो वो 15 दिन से जो इनकम जनरेट हुई इन दिस सिचुएशन 150 रुपीज़ वो चली जाएगी ट्रांसफरर के पास। रिमेनिंग 15 डेज की जो इनकम थी रेंट से जो इनकम जनरेट हुई वो चली जाएगी ट्रांसफरी के पास। ठीक है, दिस इज़ बाय टाइम। अब अगर हम स्टेट के थ्रू देखें जो सेक्शन 37 में है, वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि फॉर एग्जांपल ए का एक प्रॉपर्टी था। ठीक है,
उसने बी को रेंट पे दे रखा था और इन दिस एग्जाम्पल 1200 रुपये का रेंट आता था। अब ए ने क्या किया, प्रॉपर्टी को 2 डिवीजन में बांटा, 1/3 प्रॉपर्टी सी को दिया एंड 2/3 प्रॉपर्टी डी को सेल किया। अब जब उसने ये सेल किया है तो ये जो अब डिवीजन होगा अमाउंट का, वो अब अमाउंट कैसे होगा, पहले तो हम टाइम बेसिस पे करेंगे। टाइम बेसिस पे करेंगे मतलब अगर 15 अगस्त को हुआ है तो 1200 का हाफ जो है वो ट्रांसफरर के पास चला जाएगा, दैट इज 600 ट्रांसफरर के पास चला जाएगा ए के पास, और सी और डी के पास कंबाइन में इन टोटल 600 आएगा। ये तो हो गया टाइम बेसिस पे। अब स्टेट बेसिस पे ही अगर हम करेंगे आगे फर्दर, तो वो क्या होगा, जो 600 इन टोटल आया है सी एंड डी के पास, वो अब कैसे डिवाइड होगा, वो होगा कि 600 का 1/3 जो है वो सी के पास जाएगा, क्योंकि उसको जो एरिया सोल्ड आउट किया गया था वो 1/3 ऑफ प्रॉपर्टी किया गया था। तो 600 का 1/3 अगर हम करेंगे तो 200 रुपीज़ का जो रेंट आया था, 200 रुपीज़ जो एज अ रेंट अमाउंट आया था वो सी के पास जाएगा, एंड 400 रुपीज़ जो रेंट अमाउंट आया था वो डी के पास जाएगा, क्योंकि डी के पास 2/3 प्रॉपर्टी थी। तो आई होप टिल हेयर देयर इज नो एनी डाउट। फर्दर मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट डॉक्ट्रिन, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी। इसको अगर हम देखें तो सेक्शन 48 ऑफ द एक्ट जो है वो बात करता है, इट इज़ वेरी सिंपल, विच मीन्स कि अगर सपोज करो ए ने मॉडगेज किए पहले प्रॉपर्टी बी को, उससे कुछ अमाउंट लिया, फिर उसने मॉडगेज की हुई सेम प्रॉपर्टी सी को, उससे कुछ अमाउंट लिया, तो इन दैट केस जब डेट क्लियर करेगा अपना, तो वो सीक्वेंस में करेगा, मतलब पहले बी को पे करेगा देन सी को पे करेगा। इट हैज़ टू बी द फर्स्ट कम फर्स्ट गेट। ओके, सिंपल था ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी, ठीक है। लेकिन अब अगर हम आगे देखें, देयर इज एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 48, दैट इज सेक्शन 78, विच टॉक्स अबाउट पोस्टपोनमेंट ऑफ प्रायर मॉडगेजी। अब अगर हम देखें पोस्टपोनमेंट ऑफ प्रायर मॉडगेजी का क्या होगा, क्या मतलब होता है, इसमें क्या हुआ कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप प्रायर मॉडगेजी हो बट आप अपने एंड पे डिफ़ॉल्ट किए हो, या फिर आप अपने एंड पे उतना ड्यू केयर नहीं किए, एंड यू हैव डन समथिंग जिसके कारण जो ट्रांसफरर जो मॉडगेजर था उसने क्या किया, आगे फर्दर मॉडगेज कर दी प्रॉपर्टी एंड गेन बेनिफिट, इंड्यूस बेनिफिट आउट ऑफ दैट। तो इन दैट केस जो सेकेंड मॉडगेजी है उसको पहले उसका डेट क्लियर किया जाएगा, और उसके बाद जो फर्स्ट मॉडगेजी है उसका डेट क्लियर किया जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल है कि ए ने बी को पहले मॉडगेज किया था अपना टाइटल डीड, ठीक है, और उससे लिया बैंक से, बी फर्स्ट टाइम उसने बैंक को किया मॉडगेज और बैंक से लिया 2 लाख रुपीज़ इंस्टेड ऑफ दैट टाइटल डीड, ठीक है। अब लेटर ऑन उसने क्या बोला बैंक को कि भैया आप मेरे को टाइटल डीड दे दो, क्योंकि मार्केट में इसकी वैल्यू ज़्यादा मिल रही है, और जब द मोमेंट आई गेट दी मनी आई पे बैक टू यू, और उस बेसिस पे उसने बैंक से टाइटल डीड ले ली। अब वो टाइटल डीड लेने के बाद उसने क्या किया, सी को वापस से वो प्रॉपर्टी को मॉडगेज कर दिया, सेल नहीं किया, मॉडगेज किया और 1 लाख रुपीज़ वापस से उससे ले ली। वहाँ पे कोई उसका इंटेंशन सेल करने का नहीं था। जब उसने बैंक से भी लिया इट वॉज जस्ट टू इंड्यूस सी एंड गेन मनी फ्रॉम सी ऑल्सो, ठीक है। तो इन दिस केस ए जब क्लियर करेगा डेट, सी को वो पहले क्लियर करेगा, देन बी वुड बी क्लियर विद हिज डेट, बिकॉज यहाँ पे बी जो था वो केयरलेस था, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर टिल हेयर। द नेक्स्ट डॉक्ट्रिन इफ वी सी, इट इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग, ठीक है। ये अगर हम देखें तो सेक्शन 81 ऑफ द एक्ट डील करता है इससे, और इसको हम पढ़ते हैं रेड विद सेक्शन 56, ठीक है। 81 में क्या है, अरेंजिंग थिंग, मतलब फॉर एग्जाम्पल ए एक मॉडगेजर है जिसके पास 3 प्रॉपर्टी है XYZ, ठीक है। अब उसने क्या किया, ये प्रॉपर्टी को मॉडगेज किया है एक पर्सन को, दैट इज़ बी, ठीक है। उसी में से एक प्रॉपर्टी दैट इज़ प्रॉपर्टी Z, उसको उसने मॉडगेज कर दिया है सी को, मतलब जो बी है वो प्रायर मॉडगेजी हो गया और जो सी है वो सब्सिक्वेंट मॉडगेजी हो गया। अब अगर ए फेल हो जाता है अमाउंट पे करने के लिए जो उसने लिया है, तो क्या होगा, जो प्रॉपर्टी है जेड प्रॉपर्टी था, जो उसने दोनों मॉडगेजी को मॉडगेज किया था, तो इन दैट केस सी जो है सब्सिक्वेंट मॉडगेजी, वो क्या बोलेगा बी को कि भैया पहले आप अपना जो अमाउंट है वो रिमेनिंग 2 प्रॉपर्टी से क्लियर कर लो, अगर नहीं होता है तब आप इस प्रॉपर्टी में आओ, बिकॉज इस प्रॉपर्टी के लिए मैं भी इंटाइटल्ड हूँ, मेरा भी इसमें राइट है। इसीलिए जिसमें आप इंडिविजुअल आपकी राइट है, पहले आप उससे क्लियर करने की कोशिश करो अपनी डेट को, अगर हो जाता है वेल एंड गुड,
नहीं होता है तब आप इस प्रॉपर्टी के ऊपर जंप करो। ये राइट किसके पास है? जो सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी है उसके पास ये राइट है और वो प्रायर मॉर्गेजी को ये बात बोल सकता है। दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग, ठीक है। द नेक्स्ट डॉक्ट्रिन इज डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन। डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन जो है वो सेक्शन 92 ऑफ द एक्ट में कवर है, ठीक है। सब्रोगेशन का मतलब क्या हो गया? बेसिकली यू आर फुटिंग इनटू समवन एल्स शूज, ठीक है, यू आर गोइंग इनटू समवन एल्सेस शूज। मतलब क्या हुआ? अगर सपोज करो प्रिंसिपल डेटर जो है वो कभी पे करने में फेल हो जाता है तो ऑब्वियसली देयर इज सम श्योरिटी, एक श्योरिटी हम अपॉइंट करते हैं ना कि अगर ये फेल हो गया तो ही वुड क्लियर द डेट, श्योरिटी वुड क्लियर द डेट। तो क्या होता है कि क्रेडिटर को अगर पेमेंट डेटर नहीं देता है तो क्या करेगा? श्योरिटी जो होगा वो पे करेगा, ठीक है, क्रेडिटर को, ठीक है। तो द मोमेंट श्योरिटी पे करता है क्रेडिटर को, श्योरिटी के पास वो सारी ड्यूटी, सारी राइट्स आ जाती है जो एक क्रेडिटर के पास थी अगेंस्ट द डेटर। अब श्योरिटी जो है वो क्रेडिटर के शूज में खड़ा है और नाउ ही कुड डिमांड फ्रॉम डेटर द अमाउंट दैट ही हैज पेड टू creditor, ठीक है। दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन, ओके, एम आई क्लियर टू यू? ओके, नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट डॉक्ट्रिन दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ टैकिंग, ओके। डॉक्ट्रिन ऑफ टैकिंग जो है वो सेक्शन 93 में कवर होता है। सेक्शन 93 क्लियरली बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ टैकिंग, मतलब हम जोड़ नहीं सकते। टैकिंग का मतलब होता है जोड़ना, हम जोड़ नहीं सकते। अब क्या नहीं जोड़ सकते? फॉर एग्जाम्पल ए ने 3 जनों को प्रॉपर्टी मॉर्गेज किया, सेम प्रॉपर्टी, ठीक है, बी, सी एंड डी। तो बी जो होगा वो प्रायर मॉर्गेजी हो गया, सी इंटरमीडियरी एंड डी जो है वो सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी हो गया, ठीक है। अब डी ने क्या बोला? डी ने क्या किया? उसको पहले पेमेंट चाहिए था अपना, तो उसने क्या किया? बी को पे कर दिया 5000 रुपीज़ जो उसका अमाउंट था, और बोला कि अब ए को उसने बोला कि अब आप मुझे 7000 दे दो क्योंकि मैंने बी का पे कर दिया है। तो नाउ ही इज आस्किंग टू बी इन द पोजिशन ऑफ बी, ठीक है। तो यहाँ पे टैकिंग जो है वो प्रोहिबिटेड है। मतलब अगर डी ने बी के अमाउंट पे भी किया है तो ए से जो उसको अमाउंट फर्स्ट मिलेगा वो 5000 ही मिलेगा। उसके बाद सी की जो डेट होगी वो क्लियर की जाएगी, फिर डी का 2000 का डेट क्लियर किया जाएगा। मतलब आप सीक्वेंस में ही क्लियर करोगे। अगर डी बी के भी अमाउंट पे कर देता है तो उसको बी का ही अमाउंट का वैल्यू उसको फर्स्ट मिलेगा, देन सी वुड बी पेड एंड देन लेटर ऑन डी का जो 2000 का अमाउंट है वो पे किया जाएगा। आई होप आई एम क्लियर टिल हेयर, ओके। नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट डॉक्ट्रिन, ओके। देयर आर 3 doctrines that are left, so I won't take much time, okay. The next doctrine is doctrine of holding over, जो आपका सेक्शन 116 में बात करता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज करो, दिस इज़ वेरी इजी डॉक्ट्रिन, अगर सपोज करो कि प्रॉपर्टी को लीज में दी गई थी, ठीक है। अब जो क्या हुआ, लीज का टाइम था वो एंड हो गया, ठीक है। अब क्या है कि लेसी जो है वो इस फैक्ट को इग्नोर किया या फिर वो ध्यान नहीं दिया और वो पेमेंट करता चला गया आफ्टर द लीज पीरियड इज ओवर। एंड ऑन दी अदर हैंड लेसर भी जो था वो एक्सेप्ट करते चला गया रेंट। मतलब क्या हुआ कि लेसी जो था वो अमाउंट पे करता चला गया और लेसर जो था वो अमाउंट एक्सेप्ट करता चला गया। तो इन दिस सिचुएशन व्हाट वुड हैपन, ये होगा कि हम ये मान लेंगे कि जो लीज है वो वापस से रिन्यू हो गई है, ठीक है। दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग ओवर। नेक्स्ट डॉक्ट्रिन इज डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस, जो हमारा सेक्शन 52 में आता है। लिस्ट पेंडेंस का सिंपल मतलब होता है क्या? पेंडिंग लिटिगेशन। मतलब ड्यूरिंग द पेंडिंग ऑफ एनी लिटिगेशन। अब कौन सी पेंडिंग ऑफ लिटिगेशन? मतलब अगर कोई डिस्प्यूटेबल प्रॉपर्टी है जिसके रिगार्डिंग केस चल रहा है, कोर्ट में मैटर चल रहा है, डिस्प्यूट चल रही है, सूट फाइल्ड है, ठीक है, तो वो जो प्रॉपर्टी है उसको हम आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते, ओके। दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस, ठीक है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, वो ये है कि बाय द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, बाय द डिसीजन ऑफ कोर्ट, बाय आस्किंग फ्रॉम द कोर्ट, दिस कुड बी डन, ठीक है। द लास्ट डॉक्ट्रिन फॉर टुडे इज पार्ट परफॉर्मेंस। पार्ट परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो सेक्शन 53A ऑफ द एक्ट जो है वो पार्ट परफॉर्मेंस के बारे में बात करता है। पार्ट परफॉर्मेंस का मतलब क्या हुआ कि पार्टली परफॉर्मेंस कर दी गई है और पार्टली के लिए क्या है, जो पार्टी है जिसको परफॉर्म करना है वो ही इज रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म। ये दो चीज़ें हमें देखना इस डॉक्ट्रिन में ज़रूरी है, इस सेक्शन में ज़रूरी है कि जो पार्टी है वो विलिंग टू परफॉर्म है, ठीक है, ही इज़ रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म, तभी आपकी ये पार्ट परफॉर्मेंस वाला वर्क करेगा, अदरवाइज इट वॉन्ट वर्क। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, ए ने प्रॉपर्टी सेल किया बी को, रिटर्न एंड साइन, ठीक है, 10 लाख रुपए में, ठीक है।
बी ने क्या बोला, भैया अभी मेरे पास 7 लाख रुपए ही है, रिमेनिंग 3 लाख मैं आपको बाद में दूंगा। ठीक है, अब उसने 7 लाख रुपए ले लिए और लेटर ऑन क्या हुआ, उसको एक अचानक से सी मिल गया जो वो प्रॉपर्टी को 20 लाख में परचेज करने को रेडी हो गया, और ए ने क्या किया, तुरंत इमीडिएटली सेल कर दिया। तो नाउ हेयर बी हैज़ द राइट टू से, राइट टू आस्क कि भैया मैं तो रेडी था और विलिंग था पे करने को, तो आई शुड ओनली गेट दिस प्रॉपर्टी एंड द सेल शुड बी completed अगेंस्ट मी ओनली, in favor of me only. Okay, how could you transfer this property to C? Because I am willing and ready to perform. अगर मैं विलिंग और रेडी नहीं रहता, मतलब अगर इन दिस सिचुएशन बी विलिंग और रेडी नहीं होता पे करने के लिए, तो एक अलग सिचुएशन बनती। बट सिंस यहाँ पे वो रेडी और विलिंग था अपने पार्ट को परफॉर्म करने के लिए, तो आप आउटराइटली सी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। दिस इज पार्ट परफॉर्मेंस। I hope I am clear with these doctrines and this, and here we are end with this, here we are ending the session. If there is any doubt, kindly drop the message. I would definitely revert back to you, and I'll be coming up with the next session soon. Till then, stay safe. Thank you. Bye bye. Take care.